आज सुमन उसी गुंडे बदमाश के कमरे में उसकी दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, जिसे वो इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करती थी। सुमन ने छाती ठोककर उस गुंडे से कहा था कि तुझ जैसे घटिया इंसान के साथ शादी करने से ज्यादा अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगी। लेकिन किस्मत ने भी सुमन के साथ अजीब खेल खेला था, जो आज वो उसी बदमाश की सेज पर उसकी दुल्हन बनी बैठी हुई थी। सुमन को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत ने उसका ऐसा भद्दा मजाक उड़ाया था और आज वो गुंडा सुमन की किस्मत में पति के रूप में लिख दिया गया था। सुमन ने अपनी आंखों में अपने जीवन साथी को लेकर कई सारे सपने संजो कर रखे थे, लेकिन आज वो सारे सपने एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो गए थे। हर लड़की की तरह सुमन का भी यही सपना था कि उसका होने वाला पति भरोसेमंद हो, उसका ख्याल रखे, उसे सम्मान दे और उसे सबसे ज्यादा प्यार करे। शादी से पहले सुमन अपनी सहेलियों को यही सब कहती थी, देख लेना गाइस, मैं अपना जीवन एक राजकुमारी की तरह बिताऊंगी। मैं अपने पति के साथ एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जीऊंगी और मेरी आने वाली जिंदगी ऐसी होगी जिसे देखकर हर कोई मुझसे जलकर खाक हो जाएगा। लेकिन सुमन के ये सारे सपने मिट्टी में मिल गए थे, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा गुंडा बदमाश सुमन की जिंदगी में लिख दिया गया था। सुमन को पता ही नहीं चला कि कब वो उस गुंडे की नजर में आ गई और उस गुंडे को सुमन से प्यार हो गया था। सुमन समझ ही नहीं पा रही थी कि उस गुंडे का ये कैसा प्यार था जो वो सुमन को किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। वैसे भी सुमन पहली नजर के प्यार पर कभी भरोसा नहीं करती थी, क्योंकि उसकी नजर में पहली नजर का प्यार प्यार नहीं बल्कि सिर्फ एक अट्रैक्शन होता था। यही सब सोचकर सुमन ने उस गुंडे का रिश्ता ठुकरा दिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो गुंडा बंदूक की नोक पर उससे शादी कर लेगा। सुमन अभी तो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी अचानक वो गुंडा दरवाजा खोलकर कमरे में आ गया। उस गुंडे की आवाज सुनकर सुमन अपने ख्यालों से बाहर आई और उसकी आने की आहट सुनकर सुमन के दिल में नफरत की एक तेज लहर उठ गई थी। सुमन का मन तो कर रहा था या तो वो उस गुंडे को जान से मार दे या तो फिर खुद अपनी जान ले ले। वो इंसान उस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था जिससे सुमन हमेशा से नफरत करती थी और आज वो उसका पति बन गया था। सुमन ने उस बदमाश को नफरत भरी नजरों से देखा और वो आज भी वैसा ही दिख रहा था जैसा सुमन ने उसे पहली बार देखा था। लंबी लंबी दाढ़ी थी, गहरे काले रंग के बाल थे जो उसके कंधों तक पहुंच गए थे। उसने अपनी उंगलियों में ढेर सारी अंगूठियां पहन रखी थी और गले में ना जाने कितनी तरह की मालाएं पहने हुए था। हीरो दिखने के चक्कर में उसने चमकीले गहरे रंग की शर्ट पहनी हुई थी, जिसे देखकर ही सुमन के शरीर में कंपी सी महसूस होने लगी थी। वो गुंडा सुमन के सामने खड़ा होकर बोल रहा था, ए हीरोइन, अपन तेरे को बोला था ना कि तू बीवी तो सिर्फ अपन की ही बनेगी। देख अब अपन तेरे को हमेशा के लिए अपना बीवी बना लिया है। अगर तू अपन की बात पहले ही मान लेती तो अपन को इतना सारा झमेला करना ही नहीं पड़ता। अपन तेरे को ये थोड़ी ना बोला था कि तू अपन के साथ सिर्फ एक रात गुजार। अपन तो तेरे को सच्चे दिल से प्यार करता है रे। अपन को तेरा जिंदगी भर का साथ चाहिए, सिर्फ एक रात नहीं। अपन ने तेरे को कितने प्यार से समझाया था, लेकिन तूने सीधे सीधे अपन की बात मानी नहीं। फिर तो तूने अपन के पास सिर्फ एक ही रास्ता छोड़ा था, बस इसी वजह से ही अपन को तेरे से बंदूक की नोक पर शादी करना पड़ा। उस बदमाश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सुमन का खून खौल उठा था। सुमन ने नजर उठाकर उस गुंडे की आंखों में देखा, जहां उसे अपने लिए कोई प्यार नजर नहीं आ रहा था। सुमन का मानना था कि जिसे वो गुंडा प्यार कह रहा था वो उसका प्यार नहीं बल्कि एक जिद थी। किसी की मर्जी के खिलाफ जाकर उसे हासिल कर लेना प्यार नहीं होता, सिर्फ जिद ही होती है। जैसे कोई बच्चा बचपन में किसी चीज पर हाथ रख दे तो वो अपनी जिद से उसे हासिल कर ही लेता है, बस इसी तरह उस गुंडे ने भी बंदूक की नोक पर अपनी जिद मनवा ली थी। सुमन ने गुस्से से उस गुंडे की तरफ देखते हुए कहा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन तुम जैसे घटिया इंसान के साथ तो मैं कभी कोई रिश्ता नहीं बनाऊंगी। नफरत है मुझे तुम जैसे इंसान से। और तुमने क्या सोचा था कि तुमने मुझसे शादी करके कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ।
और अब तुम चाहोगे भी ना तो भी मेरी मर्जी के बिना मेरा शरीर नहीं पा सकते। सुमन की बात सुनते ही वो गुंडा जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, देख डार्लिंग, ये सारी डायलॉगबाजी तो हर छोकरी बोलती है जब वो बिना अपनी मर्जी के किसी की बीवी बनती है। अपुन अभी भी तेरे को बोलता है कि अभी भी वक्त है तेरे पास, अपुन के प्यार को स्वीकार कर ले। कसम से मेरी जान, अपुन तेरे को अपुन के दिल की रानी बनाकर रखेगा। ये कहते वक्त उस गुंडे की आंखों में एक अजीब सा नशा था और साथ ही उसकी आवाज भी नशीली हो गई थी। वो गुंडा सुमन की तरफ बढ़ने लगा और सुमन उसके इरादे समझ चुकी थी और उस गुंडे के इरादे समझकर ही सुमन की रूह तक कांप उठी थी। उस गुंडे ने सुमन से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो सुमन को पाना चाहता था और आज रात उस गुंडे को पूरा हक था कि वो सुमन के साथ जो चाहे वो कर सकता था। लेकिन सुमन ने भी सोच लिया था कि वो उस गुंडे के गंदे और घटिया इरादों को कभी पूरा नहीं होने देगी और न ही उस घटिया इंसान को अपने शरीर पर हाथ भी लगाने देगी। सुमन ने अपनी मुट्ठी में एक ब्लेड पकड़ रखा था और उस ब्लेड पर सुमन की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। वो गुंडा धीरे धीरे सुमन की तरफ बढ़ रहा था कि तभी सुमन ने उसे कहा, वहीं रुक जाओ, अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी और बढ़ाया तो अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए सुमन ने उस ब्लेड को अपने हाथ की नस पर रख लिया था। सुमन के हाथ में ब्लेड देखकर राघव चौंक गया, जिसे पूरा शहर रघुदादा के नाम से जानता था। रघु ने सुमन से कहा, ये क्या कर रही है तू, छोड़ उस ब्लेड को, तेरे को चोट लग जाएगी। सुमन ने कहा, मैंने कहा ना दूर रहो मुझसे, अगर तुमने मेरी तरफ एक भी कदम और बढ़ाया तो मैं अभी और इसी वक्त ये ब्लेड अपनी नस पर चला दूंगी। रघु को ऐसा लगा कि सुमन शायद उसे डराने के लिए ये सब कह रही है, इसलिए उसने अपने कदम नहीं रोके। लेकिन इससे पहले कि वो सुमन के करीब जाता, सुमन ने अपनी नस पर ब्लेड चला दिया था। सुमन के हाथ से खून का फव्वारा निकल गया था और सुमन के बहते खून को देखकर रघु बहुत ही घबरा गया था। रघु जल्दी से सुमन के पास पहुंचा तो सुमन ने उसे कहा, दूर, बिल्कुल ही दूर रहना मुझसे, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं अपने दूसरे हाथ की नस भी काट लूंगी। रघु डरकर सुमन से दूर हो गया और उसने सुमन से कहा, ठीक है बाबा, अब उन तेरे को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन तू वो ब्लेड नीचे फेंक दे, इससे तेरे को और भी ज्यादा चोट लग सकती है। देख तेरा कितना खून बह रहा है, अब उनको सिर्फ इतना देखने दे कि तेरे को कितनी चोट लगी है। सुमन का बहता खून देखकर रघु इतना डर गया था मानो उसने अपने सामने खुद की मौत को ही देख लिया हो, जबकि मौत तो सुमन के सामने खड़ी थी। सुमन के हाथ से खून तेजी से बह रहा था, लेकिन वो ब्लेड अभी भी सुमन के हाथ में ही था। सुमन ने उस ब्लेड को छोड़ा नहीं था, बल्कि अब तो सुमन ने उस ब्लेड को दूसरे हाथ की कलाई पर रख दिया था। सुमन के तेजी से बहते हुए खून को देखकर रघु का बुरा हाल हो गया था। रघु सुमन के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि उसे पता था कि अगर सुमन एक बार ऐसा कर सकती थी तो दूसरी बार भी कर सकती है। लेकिन अगर रघु सुमन के पास नहीं जाता तो सुमन के हाथ की नस से सारा खून बह जाता और सुमन की मौत भी हो सकती थी। और फिर रघु ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और वो जल्दी से सुमन के पास पहुंच गया। रघु ने सुमन का हाथ मजबूती से पकड़ लिया और सुमन के हाथ से वो ब्लेड छीनकर दूर फेंक दिया। लेकिन अब सुमन की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, क्योंकि शायद सुमन के शरीर से बहुत ही ज्यादा खून बह चुका था। अभी कुछ देर पहले ही रघु की आंखों में जीत का गुरूर और सुमन को पाने की खुशी थी, लेकिन अब उस जीत और खुशी की जगह डर और चिंता ने ले ली थी। सुमन ने रघु की आंखों में देखा और समझाने वाले लहजे में कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम बिना मेरी मर्जी के कभी भी मुझे छू नहीं पाओगे। तुमने अपनी मनमानी करके जबरदस्ती मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन तुम मुझे कभी भी हासिल नहीं कर पाओगे। सुमन और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसकी हालत उसे और कुछ कहने की इजाजत नहीं दे रही थी। और फिर धीरे धीरे सुमन की आंखें बंद होने लगी और जल्द ही सुमन जमीन पर गिरने वाली थी। लेकिन इससे पहले कि सुमन जमीन पर गिरती, रघु ने सुमन को अपनी बाहों के सहारे संभाल लिया था। आखिरी बार जब सुमन की आंखें बंद होने वाली थीं,
तब सुमन ने रघु के चेहरे पर खुद के लिए डर और परेशानी देखी थी, और उसके बाद सुमन बेहोश हो गई, और फिर जब उसकी आंखें खुली तो वो अस्पताल के बेड पर लेटी हुई थी। आंख खुलते ही सुमन ने रघु की तरफ देखा तो वो हैरान परेशान हालत में सुमन के पास बैठा हुआ था। सुमन को तो ऐसा लगा था कि अब वो बच नहीं पाएगी, लेकिन सुमन इसे अपना दुर्भाग्य समझ रही थी कि वो बच गई थी। सुमन को होश में आते देखकर रघु तुरंत ही सुमन के पास जाने लगा, लेकिन सुमन ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रुकने के लिए बोल दिया। सुमन के रोकने पर रघु बिना हिले वहीं अपनी जगह पर ही खड़ा रह गया था, और फिर रघु चिंता से सुमन की ओर देखते हुए कहने लगा, ए हीरोइन, तू ठीक तो है ना? तेरे को अभी कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? सुमन रघु को देखकर हैरान थी कि शहर का सबसे बड़ा गुंडा उसके लिए इतना चिंतित क्यों था। सुमन ने रघु की तरफ देखा और गुस्से से कहा, मेरा हालचाल पूछने का तुम्हें कोई हक नहीं है। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं फिर से खुद को खत्म कर लूंगी। इस जबरदस्ती की शादी की वजह से सुमन पूरी तरह से पागल हो चुकी थी, और वो खुद को नुकसान पहुँचाने के लिए यहाँ वहाँ कुछ तो ढूंढने लगी थी। इससे पहले कि सुमन फिर से खुद को कोई नुकसान पहुँचाती, रघु ने उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। रघु ने सुमन की तरफ देखा और कहने लगा, देख हीरोइन, तेरे को इतना इच मानता है ना कि तेरी मर्जी के बिना अपन तेरे को हाथ भी ना लगाएं, तो माँ कसम आज ये रघुदादा तेरे से वादा कर रेला है कि अपन तेरी मर्जी के बगैर तेरे से कोई रिश्ता नहीं बनाएगा। लेकिन अपन तेरे को छोड़ भी नहीं सकता है रे, क्योंकि अपन तेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तेरे को अभी तक अपन के जज्बातों का अंदाजा नहीं है, मगर अपन का विश्वास कर हीरोइन, अपन सच में तेरे से बहुत प्यार करता है। सुमन ने कहा, ये कैसा प्यार है तुम्हारा जिसे पाने के चक्कर में तुमने मेरी इज्जत को रौंद कर रख दिया है। मेरे सारे रिश्तेदार, यहाँ तक कि मेरा पूरा मोहल्ला मुझ पर ही उंगली उठा रहा है कि जरूर मैंने ही तुम्हें बढ़ावा दिया है, और इसीलिए तुम मुझसे शादी करने की जिद पर अड़े हुए हो। तुमने मेरे माँ बाप की बरसों की कमाई इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है, और तुम्हारे साथ शादी होने के बाद तो अब मैं किसी से नजरें मिलाने लायक भी नहीं रही। तुमने एक ही पल में मेरे सारे सपने चकनाचूर कर दिए हैं। ये तुम्हारा कोई प्यार व्यार नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिद है जिद, और तुमने अपनी जिद को पूरा करने के लिए ही मुझसे शादी की है। एक लड़की से बिना उसकी मर्जी के उससे शादी करना, ये कैसा प्यार है तुम्हारा? सुमन की बातें सुनकर रघु ने अपनी नजरें नीचे झुका ली और फिर कहने लगा, अपन ये बात मानता है हीरोइन कि अपन का तेरे को हासिल करने का तरीका गलत था, लेकिन अपन भी साला क्या करता, पहली बार इस रघुदादा के दिल की फ्रेम में कोई छोकरी फिट हो गई थी। तेरे को देखने से पहले तो अपन को ये भी नहीं पता था कि साला प्यार किस चिड़िया का नाम है। अपन का टाइम तो इधर उधर भटकने में ही खत्म हो जाता था। अपन इस शहर का सबसे बड़ा गुंडा, जिसे लोग रघुदादा के नाम से जानते हैं, अपन ने चाहे कितने ही गुनाह क्यों ना किए हो, लेकिन अपन ने आज तक किसी भी लड़की की इज्जत पर हाथ नहीं डाला। लेकिन जिस दिन अपन ने तेरे को देखा था, साला अपन का पूरा खोपड़ी छिल गया था। ये तेरा चेहरा, तेरी आंखें, तेरे बाल, तेरा चलना देखकर अपन का खोपड़ी तो साला चक्कर खाकर रह गया था। अपन को भी ये प्यार नाम की बीमारी हो जाएगी, साला किसी ने सोचा ही नहीं था। लेकिन अपन की किस्मत का लिखा साला अपन खुद भी नहीं बदल पाया। अपन को तू इतनी अच्छी लगने लगी थी कि अपन तेरे साथ आखा लाइफ बिताना चाहता था। अब तो तू अपन के दिल की गहराइयों में उतर गई है। अब अपन का तेरे साथ एक जन्म का नहीं, 7 जन्मों का रिश्ता बन गया है। अपन के प्यार को समझने की कोशिश कर हीरोइन, अपन तेरे साथ सिर्फ यही जन्म नहीं, पूरे 7 जन्म बिताना चाहता है। सुमन ने कहा, समझने की कोशिश में नहीं, तुम करो। तुम जैसे घटिया इंसान के साथ मैं एक पल भी नहीं रह सकती हूँ, और तुम 7 जन्मों की बात कर रहे हो। जो इंसान मुझे पाने के लिए मेरे साथ जबरदस्ती शादी कर सकता है, वो शादी के बाद अपना हक पाने के लिए मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। रघु कहने लगा, अरे यार, अपन ने मान तो लिया कि तेरे को पाने का अपन का तरीका गलत था, तो फिर तू बार बार अखीच बात को याद दिलाकर क्यों अपन को शर्मिंदा कर रही है? एक बार बोल तो दिया
कि अपुन से गलती हो गई और अब अपुन इस बात पर शर्मिंदा भी है। और फिर अपुन तो तेरे घर शादी का रिश्ता लेकर भी आया था, लेकिन तूने अपुन के रिश्ते को ठुकरा दिया था। उस दिन पहली बार रघु दादा को किसी ने ना बोला था, लेकिन अपुन को तेरी ना से कोई फर्क नहीं पड़ा था। डर तो अपुन को इस बात का था कि कहीं अपुन तेरे को खो ना दे। अपुन तेरे को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, इसीलिए अपुन के दिल ने अपुन को जो रास्ता सुझाया अपुन ने भी वही किया। बोले तो बस इसलिए ही अपुन ने तेरे से जबरदस्ती शादी कर ली। देख अपुन तेरे को छोड़ तो नहीं सकता, लेकिन आज अपुन तेरे से एक वादा कर रेला है कि अपुन बगैर तेरी मर्जी के तेरे को हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन तेरे को भी अपुन से एक वादा करना होगा कि तू खुद को कभी चोट नहीं पहुंचाएगी। तेरे को जब कभी अपुन पर गुस्सा आएगा तो तू अपुन को 2 खींचकर थप्पड़ लगा देना, अपुन उर्फ तक नहीं करेगा। लेकिन अपुन से ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा कि तू अपुन की वजह से खुद को चोट पहुंचाए। अपुन को थोड़ा टाइम दे दे हीरोइन, इस टाइम में अगर अपुन तेरे दिल में खुद के लिए जगह बना पाया तो तू अपुन का हाथ थाम लेना, अपुन उसके बाद ही तेरे से रिश्ता बनाएगा। और अगर उस टाइम में अपुन तेरे दिल में खुद के लिए जगह नहीं बना पाया तो अपुन तेरे को आजाद कर देगा और अपुन खुद तेरे को तेरे घर छोड़ने आएगा। रघु की बातों में और उसकी आंखों में सच्चाई साफ साफ दिख रही थी, लेकिन फिर भी इस वक्त सुमन उस गुंडे की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रही थी। सुमन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ और तुम्हें कुछ समय देने को भी तैयार हूँ, लेकिन एक बात याद रखना कि तुम्हारे पास सिर्फ 6 महीने हैं। अगर इन 6 महीनों में तुम मेरे दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाए तो 6 महीने बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी और तुम बिना कोई सवाल किए मुझे तलाक दे दोगे। और हाँ, एक बात और याद रखना कि इन 6 महीने में तुम बगैर मेरी इजाजत के मुझे हाथ भी नहीं लगाओगे, और अगर तुमने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अब तुम बताओ कि क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? सुमन की बातें सुनते ही रघु की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी। रघु ने कहा, ठीक है हीरोइन, अपुन तेरे से वादा करता है कि तेरी इजाजत के बगैर अपुन तेरे को हाथ भी नहीं लगाएगा। सुमन समझ गई थी कि रघु उसके प्यार में पागल हो चुका है, लेकिन फिर भी सुमन रघु को अपने लायक नहीं समझती थी। सुमन का मानना था कि वो गली का आवारा बदमाश गुंडा उसके लायक ही नहीं था, क्योंकि सुमन को ऐसा लग रहा था कि रघु ने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। रघु कुछ देर तक यूं ही सुमन को देखता रहा और फिर बाहर चला गया। सुमन ने भी चैन से अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे धीरे सुमन का दिमाग उसके अतीत में जाने लगा। सुमन की मास्टर डिग्री का आखिरी साल चल रहा था, लेकिन जिस तरह से रघु ने सुमन के घर जाकर हंगामा खड़ा किया था, उसके बाद सुमन के चाचा ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी। सुमन अपने बीते दिनों को याद कर रही थी, जब वो अपने परिवार के साथ कितनी खुशहाल जिंदगी जी रही थी। सुमन का परिवार बहुत बड़ा था, क्योंकि वो एक जॉइंट फैमिली में रहती थी। सुमन अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी और अपने चाचा की तो वो गुड़िया रानी थी। परिवार के सभी लोग सुमन से बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो अपने घर में इकलौती लड़की थी। सुमन की माँ, चाची और दादी सुमन को अपने घर की लक्ष्मी मानती थी, जबकि सुमन के पापा और चाचा भी उससे बहुत प्यार करते थे। और सुमन के चाचा तो सुमन पर जान छिड़कते थे। और फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि सुमन पर रघु नाम के बदमाश गुंडे की नजर पड़ गई थी। रघु उस शहर का सबसे बड़ा गुंडा था और वो एक बहुत बड़ी गैंग के लिए हफ्ता वसूली का काम करता था और पूरा दिन अपने बदमाश दोस्तों के साथ इधर से उधर भटकता रहता था। जिस दिन से रघु की नजर सुमन पर पड़ी थी, उस दिन से वो अपने कुछ आवारा दोस्तों के साथ सुमन के मोहल्ले की आखिरी गली के कोने पर ही बैठा रहता था। सुमन ने तो अपना रास्ता ही बदल दिया था और अब वो उस गली से गुजरती भी नहीं थी जिस गली में रघु बैठा करता था, क्योंकि सुमन जानती थी कि रघु इतना घटिया इंसान है कि वो कुछ भी कर सकता था। शहर का सबसे बड़ा गुंडा रघु अब खुद के मोहल्ले की गलियों में घूम रहा है। इस बात की खबर मिलते ही सुमन के चाचा ने सुमन को बता दिया था, सुमन बेटा, अब तुम उस गली से बिल्कुल भी मत जाना जहां वो बदमाश गुंडा बैठा रहता है।
सुमन अपने चाचा की हर बात को माना करती थी और सुमन ने अपने चाचा की इस बात को भी मान लिया था। एक दिन सुमन अपनी सहेली प्रिया के साथ कॉलेज से वापस घर जा रही थी कि तभी अचानक उसके पैर में मोच आ गई। सुमन जिस रास्ते से आती जाती थी वो रास्ता बहुत ही लंबा था, इसलिए मजबूरी में सुमन को उसी शॉर्टकट रास्ते से जाना पड़ा जहां रघु बैठा करता था। सुमन आज बहुत परेशान थी और वो मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, आज वो गुंडा वहां ना बैठा हो। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि सुमन ने अपने चाचा की बात नहीं मानी थी, लेकिन वो करती भी तो क्या, क्योंकि आज वो बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी। वो गली सुमन के घर के बहुत ही करीब थी और वो उस गली से जल्द ही अपने घर पहुंच सकती थी। सुमन जल्द से जल्द अपने घर पहुंच जाना चाहती थी, बस इसी वजह से उसने आज उस गली के रास्ते को चुना था। सुमन ने प्रिया से कहा, जल्दी चल प्रिया, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ने पर ही सुमन का दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसने रघु और उसके दोस्तों को उसी गली में बैठा हुआ देख लिया था। रघु और उसके दोस्त पता नहीं क्यों जोर जोर से हंस रहे थे, लेकिन जैसे ही सुमन प्रिया का सहारा लेकर उस गली से गुजरने लगी, अचानक रघु के आवारा दोस्तों ने सुमन को छेड़ना शुरू कर दिया था। रघु के दोस्त रघु से कहने लगे, देख देख भाई, क्या मस्त हीरोइन आ रही है। ऐसा कहने पर रघु ने अपने दोस्तों को झाड़ दिया और कहने लगा, ओए ओए भिड़ू लोग, उसको हीरोइन बोलने का हक सिर्फ अपन को ही है। तुम लोगों को मानता है तो तुम लोग उसे भाभी बुला सकता है, आई बात समझ में, या फिर मार मार के भेजे में घुसानी पड़ेंगी। रघु की बातें सुमन के कानों में पड़ी तो उसने नफरत से रघु से मुंह फेर लिया। रघु बस सुमन को घूरे ही जा रहा था और दूर से ही सुमन को देखता रहा, लेकिन सुमन प्रिया के सहारे घर आ गई थी। और फिर उस दिन के बाद से तो सुमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। अब रघु हर समय सुमन का पीछा करता रहता था। जब सुमन कॉलेज जाती थी तो वो भी उसके पीछे पीछे कॉलेज तक चला जाता था। यहाँ तक कि जब सुमन कॉलेज से घर आती थी तो वो उसके पीछे पीछे उसके घर तक भी आ जाता था। रघु सुमन से बात करने की कोशिश करता रहता था, लेकिन सुमन रघु पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। रघु को तो सुमन का नाम भी नहीं पता था, इसलिए वो हर वक्त सुमन को ए हीरोइन कहकर ही बुलाया करता था। एक दिन सुमन कॉलेज से घर वापस आ रही थी और उस दिन प्रिया सुमन के साथ नहीं थी। तब रघु ने सुमन का रास्ता रोक लिया और कहने लगा, ए हीरोइन, अब उनको तेरे से बात करने का है, सिर्फ एक बार अब उनकी बात सुन ले। सुमन ने कहा, मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं चीख चीख कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। लेकिन रघु सुमन के सामने आकर खड़ा हो गया और सुमन का हाथ भी पकड़ लिया। रघु ने सुमन से कहा, ए हीरोइन, चिल्लाकर क्या कर लेगी रे तू, अब उनके सामने बोलने की हिम्मत किसी में हीच नहीं है। आज अपन को तेरे से कुछ जरूरी बात करनी है और वो अपन तेरे को बोल के हीच जाएगा। सुमन ने गुस्से से रघु के हाथ से अपना हाथ छुड़ाया तो रघु कहने लगा, देख हीरोइन, अपन को तेरे से प्यार हो गया है और तू अपन को बहुत अच्छी लग रही है। सुमन ने कहा, ये तुम्हारा प्यार नहीं है और पहली नजर का प्यार कभी प्यार नहीं होता, ये तो बस तुम्हारी जिद है। सुमन की बातें सुनकर रघु बेशर्मी से जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, अगर तू अपन के प्यार को जिद मान रही है तो जिद ही सही, लेकिन तू अपन को अच्छी लगती है और अपन तेरे को अपना बना के ही दम लेगा। अगर तू अपन का भेजा खोटी किए बिना मान गई तो ठीक, वरना अपन को जबरदस्ती करना भी आता है। रघु की बातें सुनकर सुमन का दिल अंदर से कांप उठा और सुमन को वहां से चले जाना ही ठीक लगा था। सुमन जल्दी से अपने घर लौट आई, लेकिन अब सुमन को ना जाने क्यों रघु से डर लगने लगा था, क्योंकि सुमन को रघु की आंखों में खुद को पाने की जिद साफ साफ दिखाई दे रही थी। सुमन ने अभी इस बारे में अपने परिवार में कोई भी बात नहीं की थी, लेकिन उसने प्रिया को सब बता दिया था। सुमन ने प्रिया से कहा, यार प्रिया, ये रघु नाम का गुंडा तो मेरे पीछे ही पड़ गया है, कहता है कि उसे मुझसे प्यार हो गया है और वो भी पहली नजर का प्यार। सुमन की बात सुनकर प्रिया हंसने लगी और कहने लगी, देखा जाए तो वो गुंडा इतना भी बुरा नहीं है, बस उसने अपनी थोड़ी शक्ल बिगाड़ रखी है। अगर वो इंसानों की तरह रहने लगे तो बहुत ही हैंडसम बंदा है।
प्रिया की बात सुनकर सुमन को गुस्सा आ गया और उसने प्रिया की पीठ पर एक जोर का मुक्का मार दिया। सुमन ने प्रिया से कहा, अगर वो गुंडा तुझे इतना ही पसंद है तो जा और जाकर उससे शादी कर ले। प्रिया मासूमियत भरी नजरों से कहने लगी, लेकिन सुमन, वो तो तुझे पसंद करता है, मुझे नहीं। सुमन ने कहा, मुझे उस गुंडे के प्यार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है जो कहता फिरता है कि अपन को तेरे से पहली नजर में प्यार हो गया है। लेकिन मैं ऐसी पहली नजर के प्यार पर विश्वास ही नहीं करती। प्रिया ने कहा, यार सुमन, मान ले मेरी बात, मैं सच कह रही हूँ, पहली नजर का प्यार भी प्यार ही होता है। देख लेना सुमन, एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा इंसान जरूर आएगा जिससे तुम्हें भी पहली नजर में ही प्यार हो जाएगा और तब तुम्हें समझ आएगा कि पहली नजर का प्यार क्या होता है। खैर उस समय तो प्रिया की बातों को सुमन ने हंसकर टाल दिया था और फिर सुमन ने प्रिया से कहा, प्रिया, तेरा ये सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं अपने परिवार की पसंद के लड़के से ही शादी करूंगी और किसी भी आवारा गुंडे बदमाश से तो बिल्कुल भी नहीं करूंगी जो किसी भी लड़की को बीच रास्ते में रोक ले और उसे जबरदस्ती शादी करने की धमकी भी दे दे। सुमन दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी और सुमन की सहेलियां अक्सर उसे कहती थी, सुमन, तुम्हारी खूबसूरती तो चांद को भी पीछे छोड़ देती है। सुमन कभी भी अपने चेहरे पर मेकअप नहीं करती थी और उसकी खूबसूरती में कुछ भी बनावटीपन नहीं था। सुमन के वो नेचुरली गुलाबी होंठ और लाल लाल गाल, ऊपर से उन गालों में पड़ता डिम्पल किसी को भी अपना दीवाना बना देता था। बड़ी बड़ी काली आंखें और उन बड़ी बड़ी आंखों पर पलकों की लंबी काली झालर, आय हाय हाय, क्या बताऊं मैं आपको। सुमन की खूबसूरती को जो भी देख लेता था पागल सा हो जाता था और शायद सुमन की इसी खूबसूरती ने रघु को घायल कर दिया था। अगले दिन जब सुमन कॉलेज जा रही थी तब रघु सुमन की गली में ही बैठा हुआ था। उस दिन रघु की शक्ल सूरत कुछ ठीक लग रही थी, लेकिन सुमन तो ये देखकर हैरान थी कि रघु ने अपनी जगह क्यों बदल दी थी। खैर सुमन रघु से नजरें बचाकर निकल गई और फिर जब वो कॉलेज से वापस लौटी तब भी रघु उसी की गली में बैठा हुआ था। सुमन को गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वो गुस्सा करने के अलावा कुछ और कर भी नहीं सकती थी। सुमन रघु जैसे घटिया इंसान के मुंह नहीं लगना चाहती थी, क्योंकि वो बदमाश गुंडा रघु कुछ भी कर सकता था। खैर समय अपनी गति से चल रहा था और सब कुछ रोज के मुताबिक ठीक ही चल रहा था, लेकिन उस दिन सुमन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उस दिन सुमन घर पर बिल्कुल ही अकेली थी कि तभी उसके दरवाजे पर अचानक ही दस्तक हुई थी। सुमन ने जब घर का मेन गेट खोला तो उसके दरवाजे पर रघु खड़ा हुआ था। उस समय घर पर कोई भी नहीं था और सुमन का पूरा परिवार किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था। उस दिन सुमन अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए घर पर अकेली ही थी, लेकिन उस हादसे के बाद सुमन की पूरी जिंदगी ही बदल गई थी। सुमन ने जब रघु को अपने सामने खड़ा देखा तो वो बहुत ही घबरा गई थी और सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। सुमन ने जल्दी से दरवाजा बंद करना चाहा, लेकिन रघु दरवाजा खोलकर अंदर आ चुका था। अंदर आते ही रघु ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और उस दिन रघु की आंखों में एक अजीब सा नशा चढ़ा हुआ था। सुमन चीखना चिल्लाना चाहती थी, लेकिन रघु ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहने लगा, बस अब बहुत हो गया हीरोइन, अब अपन तेरे बगैर नहीं रह सकता। ये कहते हुए रघु सुमन के करीब आ गया और सुमन के दोनों हाथों को उसने कसकर पकड़ लिया। रघु ने सुमन के गले से दुपट्टा भी उतार कर फेंक दिया और फिर थोड़ी ही देर में रघु ने सुमन को अपने इतने करीब खींच लिया कि डर के मारे सुमन का दिल कांपने लगा था। सुमन को रघु के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे थे और वो खुद को रघु से बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुमन पर रघु की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई थी और आज सुमन को अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही थी। सुमन ने रघु के सामने हाथ जोड़ लिए और कहने लगी, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन रघु पर ना जाने कौन सा भूत सवार था जो वो सुमन से कहने लगा, देख हीरोइन, तू अपन को अच्छी लग रही है, प्यार से अपन की बात मान ले और अपन से शादी कर ले, और अगर तूने अपन का भेजा खोटी किया तो अपन तेरे से जबरदस्ती शादी करेंगा, लेकिन तेरे को अपन का बना के ही रहेगा।
ये कहते हुए रघु ने सुमन को अपने और भी करीब खींच लिया था। सुमन रघु की पकड़ से छूटना चाहती थी, लेकिन छूट नहीं पाई थी। सुमन हाथ जोड़कर रघु से विनती करने लगी और कहने लगी, प्लीज मेरे साथ यह सब मत करो। अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगी। मैं किसी को अपना चेहरा दिखाने लायक नहीं रहूंगी और मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन जब रघु ने सुमन को अपनी पकड़ से आजाद नहीं किया, तब सुमन ने रघु से कहा, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो फिर ये कैसा प्यार है तुम्हारा? जिससे प्यार करते हैं उसे बदनाम नहीं होने देते। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है और अगर तुमने मुझसे सच्चा प्यार किया है तो तुम्हें अपने उसी प्यार की कसम, अभी के अभी चले जाओ यहाँ से। ये सब कहते हुए सुमन की आंखों से आंसू बह रहे थे। रघु कुछ देर तक सुमन को देखता रहा और फिर पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया कि उसने सुमन को अपनी पकड़ से आजाद कर दिया और वहाँ से चला गया। रघु के जाने के बाद सुमन ने भगवान का शुक्रिया अदा किया कि आज वो उस रघु नाम के गुंडे से बच गई थी। उस दिन के बाद रघु कभी सुमन के रास्ते में नहीं आया और न ही कभी सुमन से बात करने की कोशिश करता था। रघु के कहने पर उसके आवारा दोस्तों ने भी अब लड़कियों को छेड़ना बंद कर दिया था। अब रघु बस चुपचाप सुमन को देखता रहता था। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया, क्योंकि उस दिन रघु अचानक ही मिठाई लेकर सुमन के घर पहुंच गया था और वो सुमन के घर जाकर सुमन के सामने ही उसके पापा से उसका हाथ मांगने लगा। लेकिन इससे पहले कि सुमन के पापा रघु से कुछ कहते, सुमन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था, क्योंकि सुमन रघु से बेहद नफरत करती थी। सुमन अपनी जगह से उठकर रघु के पास आई और उसने रघु के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगी। सुमन ने कहा, चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊं, लेकिन मैं तुम जैसे आवारा बदमाश गुंडे के साथ शादी तो कभी नहीं कर सकती। और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आकर मेरे लिए रिश्ता लाने की? निकल जाओ मेरे घर से। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाऊंगी? तुमसे तो मैं अपनी ज्योति की भी शादी ना करवाऊं। रघु सुमन को खा जाने वाली नजरों से देखने लगा। शायद आज से पहले किसी लड़की ने रघु को इस तरह से थप्पड़ नहीं मारा था और इसी वजह से शायद रघु इस वक्त बहुत गुस्से में था। इससे पहले कि रघु अपना मुंह खोलकर कुछ बोलता, सुमन ने फिर से अपना गुस्सा रघु पर उतार दिया था। सुमन ने कहा, अगर मैं तुम्हारे जैसे आवारा बदमाश गुंडे के साथ शादी कर लूं, तब तो मेरी जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगी। अब अगर तुम अपनी और ज्यादा बेइज्जती नहीं करवाना चाहते हो तो चले जाओ यहाँ से। इतना कहकर सुमन अपने कमरे में चली गई और रघु चुपचाप सुमन के घर से निकल गया। लेकिन फिर अचानक 2 दिन बाद ही रघु फिर से अपनी पूरी तैयारी के साथ सुमन के घर आ पहुंचा। रघु का हुलिया देखकर साफ पता चल रहा था कि उस वक्त रघु ने शराब पी रखी थी और वो पूरी तरह से नशे में था। रघु ने आते ही सुमन के घर में तोड़फोड़ शुरू कर दी और उसके साथ उसके कुछ आदमी भी मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत ही सुमन और उसके परिवार को अपने काबू में कर लिया। और फिर रघु अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लिए सुमन के पास आया और सुमन को अपनी बाहों में उठाकर सीधा मंदिर ले गया। पीछे पीछे रघु के आदमी भी सुमन के परिवार को लेकर मंदिर पहुंच गए थे। सुमन रोई गिड़गिड़ाई और उसने अपने आप को रघु से छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रघु ने सुमन की एक नहीं सुनी। ये सब देखकर पंडित जी भी हैरत में पड़ गए और उन्होंने इस शादी को करवाने से इनकार कर दिया। लेकिन रघु ने पंडित जी के सिर पर अपनी बंदूक तान दी और कहने लगा, ए पंडित, खुद का दिमाग मत चला और अपन ने जो बोला है वही कर। फटाफट शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दे वरना। और फिर इससे पहले कि रघु और कुछ बोलता, पंडित जी ने जल्दी जल्दी शादी की सारी तैयारियां कर ली। सुमन ने कहा, मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन तुमसे शादी हरगिज नहीं कर सकती। चाहो तो इस बंदूक की सारी गोलियां मेरे सीने में उतार दो, मैं उस तक नहीं करूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकती। रघु ने कहा, हीरोइन तू तो अपन की जान है, अपन तेरे को एक खरोच भी नहीं आने देगा। अगर तेरे को कुछ हो गया तो अपन साला कैसे जिंदा रहेगा।
लेकिन हाँ, अगर तूने अपुन से शादी करने के लिए जास्ती झिकझिक किया तो तेरे घर वालों का क्या हाल होएगा, ये तू खुद ही सोच ले। इतना कहकर रघु ने अपनी बंदूक सुमन के परिवार की तरफ तान दी। सुमन खुद तो मर सकती थी, लेकिन वो अपने परिवार पर आंच भी नहीं आने देना चाहती थी। अपने परिवार को खोने के डर से सुमन रघु के सामने जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। सुमन के हाँ कहते ही रघु ने बंदूक अपनी जेब में रख ली और सुमन का हाथ थामकर मंडप में बैठ गया। पंडित जी ने भी शादी की सारी तैयारियां कर ली थी और अब उन्होंने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। कुछ ही देर में शादी की सारी रस्में भी पूरी हो गईं और ना चाहते हुए भी सुमन उस गुंडे रघु की पत्नी बन गई, जिससे वो सबसे ज्यादा नफरत करती थी। लेकिन सुमन ने उसी पल सोच लिया था कि वो खुद मर जाएगी, लेकिन रघु को अपने पास नहीं आने देगी। मगर कहते हैं ना कि इंसान जो सोचता है वो होता नहीं है। सुमन भी रघु को अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, लेकिन कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। सुमन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। अपनी नस काटने के बाद सुमन ने रघु के चेहरे पर जो डर और परेशानी देखी थी, वो इस बात का सबूत था कि रघु सुमन से बहुत प्यार करता है। सुमन ने अपने हाथ की तरफ देखा जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। कुछ देर बाद एक नर्स सुमन के पास आई और उसे इंजेक्शन लगाते हुए कहने लगी, मैम आप अपनी जान क्यों लेना चाहती थी? क्या आपको पता है कि जब आप बेहोश थी तब आपके पति की क्या हालत हो गई थी? आपके पति ने तो पूरा अस्पताल सिर पर ही उठा लिया था। वो आते ही डॉक्टर से कहने लगा, ए डॉक्टर, ये अपुन की बीवी है और अपुन की बीवी को कुछ भी नहीं होना चाहिए, वरना मैं आपका अस्पताल को आग लगा देगा। सुमन चुपचाप उस नर्स की बातें सुन रही थी। तब आगे उस नर्स ने सुमन को बताया कि डॉक्टर ने तो आपको एडमिट करने के लिए साफ मना कर दिया था और कहा था कि ये तो पुलिस केस है, इसलिए जब तक कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती हम आपकी पत्नी का इलाज शुरू नहीं कर सकते। तब तुम्हारे पति ने कहा, लेकिन जब तक साला ये आखा प्रक्रिया खत्म होगा तब तक तो अपुन की बीवी की जान चली जाएगी। लेकिन डॉक्टर ने तो बिना पुलिस कार्यवाही के आपको हाथ लगाने से भी मना कर दिया था। तब तुम्हारे पति ने डॉक्टर के सीने पर बंदूक तान दी और कहने लगा, अपुन एक काम करता है, अभी जिस बंदूक में से एक गोली तेरे सीने में उतार देता है, फिर तो ये भी पुलिस केस बनेगा और फिर अपुन तेरा इलाज भी पुलिस कार्यवाही के बाद ही होने देगा। वो नर्स कहने लगी, जब डॉक्टर की खुद की जान पर बन आई तब डॉक्टर को समझ आया कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे। डॉक्टर ने तुरंत ही तुम्हें इमरजेंसी वार्ड में ले लिया और तुम्हारे पति को अस्पताल की कुछ जरूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए कह दिया। जब तक तुम्हारे पति ने अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी की तब तक डॉक्टर ने तुम्हें बचा लिया था। एक बार फिर से सुमन के दिल में रघु के लिए गुस्से और नफरत का एहसास बढ़ने लगा था। रघु हर जगह अपनी दादागिरी से ही अपने काम करवा लेता था और सुमन को ऐसे इंसान से सख्त नफरत थी। अभी कुछ समय पहले ही सुमन के मन में रघु के प्रति नरमी आने लगी थी कि रघु को सुमन की बहुत चिंता है, लेकिन अब उस नरमी पर फिर से नफरत का भाव हावी हो गया था। थोड़ी देर बाद जब रघु कमरे में आया तब उसके हाथ में एक जूस की बोतल थी। बिना कुछ बोले ही रघु ने वो बोतल सुमन की तरफ बढ़ा दी, लेकिन सुमन ने मुंह बनाते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया, क्योंकि सुमन उस गुंडे का चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रघु ने एक गहरी सांस ली और सुमन के पास रखे हुए एक स्टूल पर बैठ गया। रघु ने सुमन से कहा, देख हीरोइन, अपन दोनों के बीच ये डिसाइड हुआ था कि अपन तेरी इजाजत के बगैर तेरे को हाथ नहीं लगाएगा, लेकिन ये डिसाइड नहीं हुआ था कि तू अपन के हाथ से दिया हुआ कुछ खाएंगी नहीं। देख, तेरे अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी हो गई है और तेरे को अब खास देखभाल की जरूरत भी है, इसलिए चपुन बोलता है कि तू ये जूस पी ले। और फिर रघु ने जूस की बोतल सुमन के मुंह से लगा दी, लेकिन सुमन ने रघु के हाथ से वो जूस की बोतल ले ली और खुद ही पीने लगी। थोड़ी देर बाद सुमन को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और वो रघु के साथ उसके घर वापस आ गई थी। टैक्सी से उतरते वक्त जब रघु ने सुमन का हाथ पकड़ना चाहा, तो सुमन ने हाथ के इशारे से रघु को मना कर दिया।
सुमन ने रघु से कहा, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। हालांकि सुमन को बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी और उसके लिए बिना सहारे के चलना भी मुश्किल था, लेकिन फिर भी रघु का सहारा लिए बिना ही जैसे तैसे लड़खड़ाते कदमों से सुमन घर के अंदर दाखिल हो गई थी। रघु का घर ज्यादा बड़ा नहीं था, उसके घर में बस 2 ही कमरे थे। रघु ने एक अच्छा और बड़ा कमरा सुमन को रहने के लिए दे दिया और वो खुद दूसरे छोटे कमरे में शिफ्ट हो गया। सुमन ने देखा कि रघु उस घर में अकेला ही रहता था, क्योंकि जब से सुमन इस घर में आई थी उसने उस घर में किसी और को देखा ही नहीं था। सुमन 2 दिन तक अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकली थी। रघु बाहर से ही खाना लाता था और एक प्लेट में निकालकर सुमन को उसके कमरे में दे आता था। सुमन को समय पर दवा देना, उसकी पट्टी बदलना, उसका कमरा साफ करना, ये सारे काम रघु ही किया करता था। सुमन चुपचाप रघु को ये सब करते हुए देखती रहती थी, लेकिन वो अभी तक रघु से बात नहीं करती थी। आज भी सुमन ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने की कोशिश कर रही थी। पिछले 3 दिनों से सुमन अपने बालों में कंघी भी नहीं कर पाई थी, जिस वजह से उसके बाल बहुत ही उलझ गए थे और चिड़िया के घोंसले जैसे हो गए थे। क्योंकि सुमन के दाएं हाथ में पट्टी बंधी हुई थी, जिसमें अभी भी दर्द हो रहा था। जब रघु कमरे में आया तो उसने देखा कि सुमन जख्मी हाथ से बाल संवारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो अपने बालों को ठीक से समेट नहीं पा रही थी। रघु चुपचाप सुमन के करीब आकर खड़ा हो गया और उसने सुमन के हाथ से वो कंघी ले ली और उसके बालों में कंघी करने लगा। सुमन रघु को मना करना चाहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज वो रघु को मना नहीं कर पाई। रघु ने बड़े प्यार से सुमन के बालों में कंघी कर दी और फिर एक अजीब सी चोटी बना दी। सुमन ने खुद को जब आईने में देखा तो अचानक ही उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई थी। रघु भी सुमन को देखकर हंसने लगा और कहने लगा, ये हीरोइन हंसती क्या है रे, अपन को ये छोटी बोटी बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, तो जैसा अपन से बना है उसी में ही काम चलाना पड़ेगा। आज पहली बार सुमन ने रघु से बात की और कहा, कोई बात नहीं, जैसी भी बनाई है ठीक ही बनाई है, इतनी भी बुरी नहीं है। सुमन के मुंह से ये सुनकर तो रघु के चेहरे पर तो जैसे खुशियों के बादल छा गए थे। रघु को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज उसे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई थीं। रघु की आंखों में चमक देखकर सुमन अचानक ही उससे नजरें चुराने लगी। सुमन रघु से कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि सुमन ने तय कर लिया था कि 6 महीने पूरे होते ही वो रघु को तलाक देकर अपने घर चली जाएगी, और इसीलिए सुमन जानबूझकर रघु से बात भी नहीं करती थी। सुमन नहीं चाहती थी कि उसके और रघु के बीच कोई भी रिश्ता बने और सुमन उस घर में रहने के लिए मजबूर हो जाए। 2 दिन बाद सुमन अपने कमरे से बाहर आई तो देखा कि रघु का घर तो बहुत ही छोटा था। एक छोटा सा बरामदा था और एक छोटा सा किचन था, लेकिन वो घर बहुत ही गंदा था। सुमन को उस घर में अजीब सी घुटन महसूस हो रही थी, लेकिन सुमन को तो अब उस घर में 6 महीने तक रहना था। इसलिए सुमन हिम्मत जुटाकर किचन में आई तो किचन की हालत तो सबसे ज्यादा खराब थी। पूरे किचन में बर्तन इधर उधर बिखरे पड़े थे और उनमें से इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि सुमन के लिए वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। और ऊपर से किचन में शराब की बोतलें भी पड़ी हुई थी, जिसे देखकर सुमन का सिर चकरा रहा था। सुमन ने गुस्से से घूरते हुए रघु की तरफ देखा और कहा, ये क्या है, ये घर है या जंगल, तुम रह कैसे लेते हो यहाँ पर? रघु ने तुरंत ही मुंह बनाते हुए कहा, अरे हीरोइन, अपन इधर अकेला ही रहता है, अब अपन की कोई माँ या बहन तो है नहीं जो अपन के घर को साफ रखेंगी। शादी करके अपन एक बीवी लाया था, लेकिन वो तो सीधे मुंह अपन से बात ही नहीं करती है। अगर तू बोले तो अपन तेरे साथ मिलकर ये आँखा सफाई में तेरी मदद कर सकता है, लेकिन हाँ, कभी कभी अपन का रात का नशा पूरी तरह से नहीं उतरता है तो अपन दिन में भी लड़खड़ा जाता है। अगर अपन लड़खड़ाकर गलती से तेरे ऊपर गिर जाएगा तो फिर ये मत बोलना कि अपन जानबूझकर तेरे ऊपर गिर गया है। ये सब कहते वक्त रघु की आंखों में शरारत भरी हुई थी, लेकिन सुमन ने गुस्से में रघु से कहा, तुम्हें काम करवाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद कर लूंगी।
रघु ने कहा ठीक है हीरोइन, तो फिर अकेले ही कर ले, लेकिन बाद में यह मत बोलना कि तू अपन का ये कबाड़ खाना साफ करते करते थक गई है। रघु ने सुमन को जवाब दिया और फिर वहां से चला गया, जबकि सुमन हैरान होकर अपनी जगह पर खड़ी हुई थी और सोचने लगी, साला गुंडा, कम से कम ये तो बोल सकता था ना, अरे हीरोइन अपन ने तो तेरे साथ मजाक किया था, चल अब तू टेंशन मत ले, अपन तेरे करीब नहीं आएगा, लेकिन सफाई में तेरी मदद तो करेगा ही। सुमन रघु का जवाब रघु की जुबान में ही सोचने लगी थी, लेकिन रघु तो सारा काम सुमन के सिर पर डालकर जा चुका था। खैर सुमन ने एक गहरी सांस ली और फिर काम में लग गई। सुमन ने सारे गंदे बर्तन समेटकर सिंक में रख दिए और खाली शराब की बोतलें डस्टबिन में फेंक दी और किचन को थोड़ा देखने लायक ठीक कर दिया, क्योंकि अब सुमन को 6 महीने तक इसी घर में रहना था और सुमन ऐसे गंदे घर में तो बिल्कुल भी नहीं रह सकती थी। सुमन को तो हमेशा से ही साफ सुथरी जगह पर रहना ही पसंद था। जब सुमन ने डिब्बों में देखा तो उन डिब्बों में थोड़े से दाल और चावल पड़े हुए थे, इसलिए दाल चावल बनाकर सुमन अपने कमरे में आ गई। और फिर सुमन बहुत देर तक रघु का इंतजार करती रही, लेकिन रघु देर रात तक घर वापस नहीं आया था। अब सुमन को बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सुमन रघु की कोई नौकरानी तो थी नहीं जो खाना बनाकर रात रात भर रघु का इंतजार करती रहती। सुमन को दवाई लेनी होती थी, इसलिए सुमन खाना तो पहले ही खा चुकी थी और अब वो अपने कमरे में जाकर सोने के लिए लेट गई। कुछ ही देर में सुमन को नींद भी आ गई थी कि तभी अचानक उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई दी। सुमन अचानक ही उठकर बैठ गई और देखा तो रघु आधी रात को शराब पीकर घर वापस लौटा था। रघु नशे में इतना धुत था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और आकर सीधा बरामदे में गिर गया था। एक पल के लिए तो सुमन का मन किया कि वो रघु को बरामदे से उठाकर बिस्तर पर लिटा दे, लेकिन अपने अहंकार के हाथों मजबूर होकर सुमन ने बस एक नजर रघु की तरफ देखा और फिर अपने कमरे में वापस आ गई। सुमन के दिल की हालत भी अजीब सी हो गई थी। उसे बहुत दुख भी हो रहा था कि रघु इस तरह बरामदे में गिरा पड़ा है। सुमन के दिल से आवाज आ रही थी कि उसे रघु की मदद करनी चाहिए, क्योंकि अगर आज सुमन उस घर में नहीं होती तो रघु के दोस्त उसकी मदद के लिए उसके साथ उसके घर में जरूर होते। लेकिन रघु ने सुमन की सलामती के लिए अपने उन आवारा दोस्तों को घर में आने की इजाजत नहीं दी थी। सुमन बहुत देर तक सोने की कोशिश करती रही, लेकिन रघु के बारे में सोचकर उसे नींद भी नहीं आ रही थी। सर्दी का मौसम था और बाहर ठंडी हवाएं चल रही थी। सुमन अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी कि कहाँ वो रघु को अपना पति मानती है और फिर उसे रघु से तो कोई लगाव भी नहीं है जो वो उसकी मदद करे। अगर वो बाहर ठंड में पड़ा है तो पड़ा रहने दो, वैसे भी रघु ने तो सुमन की जिंदगी नर्क बनाकर रख दी थी। लेकिन बहुत देर तक खुद को समझाने के बावजूद भी सुमन खुद को नहीं समझा पाई थी। सुमन बहुत ही नर्म दिल की लड़की थी, इसलिए वो जल्दी से अपनी जगह से उठकर बरामदे में आ गई। लेकिन जब सुमन ने बाहर आकर देखा तब रघु जमीन के बजाय खाट पर सो रहा था। इसका मतलब ये था कि रघु का विल पावर बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। नशे में होने के बावजूद भी रघु अपना ख्याल रखना जानता था, इसीलिए रघु खुद ही जमीन से उठकर खाट पर लेट गया था। अगली सुबह रघु सुमन से पहले उठ गया था और सुमन के लिए नाश्ता भी तैयार कर दिया था। सुमन की सेहत को ध्यान में रखते हुए रघु ने उसके लिए बहुत ही बढ़िया नाश्ता बनाया था। सुमन तो ये देखकर हैरान थी कि रघु ने इतना बढ़िया नाश्ता कैसे बना लिया था, लेकिन सुमन ने बिना कोई सवाल पूछे चुपचाप से नाश्ता कर लिया और रघु से कहा कि वो अपनी मायके जाना चाहती है। रघु ने सुमन को इजाजत दे दी और सुमन से वादा भी लिया कि जब रघु सुमन को लेने उसके घर आएगा तो सुमन बिना किसी बहस के उसके साथ वापस लौट आएगी। सुमन ने भी रघु की शर्त तुरंत ही मान ली, क्योंकि वो जानती थी कि रघु इतना जिद्दी और गंवार इंसान है कि अगर सुमन उससे कहती कि वो रघु के घर तुरंत ही वापस ना आकर कुछ दिन अपने मायके में ही रहेगी तो रघु कभी भी सुमन को उसके मायके नहीं ले जाता। सुमन ने ये नोटिस किया था कि अगर रघु को प्यार से कुछ भी कहा जाता था तो वो तुरंत ही उस बात को मान लेता था।
रघु बाहर से जितना बुरा दिखता था, असल में वो दिल का उतना भी बुरा नहीं था। सुमन ने पूरा दिन अपनी मायके में बिताया और अपने परिवार को अपनी हालत के बारे में भी बता दिया। सुमन के मम्मी पापा सुमन से बहुत नाराज हुए थे जब उन्हें ये बात पता चली कि शादी वाली रात सुमन ने अपनी नस काट ली थी। सुमन का परिवार और उसके मम्मी पापा तो अब सुमन को ही समझाने लगे और कहने लगे, देखो सुमन बेटा, अब तुम्हें रघु को दिल से अपना पति स्वीकार कर लेना चाहिए। रघु जैसा भी है लेकिन अब वो तुम्हारा पति है और फिर वो तुमसे बहुत प्यार भी तो करता है। हमें यकीन है कि वो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। सुमन ने कहा, मम्मी पापा, रघु मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता है। उसे तो बस मुझे पाने की जिद थी और उसने मुझे पा लिया है। आप सब देख लेना, जल्दी ही उसका दिल मुझसे भर जाएगा और वो मुझे छोड़ देगा। सुमन की मम्मी ने कहा, सुमन, तो फिर तो तुम अभी तक रघु के दिल की गहराइयों तक पहुंच ही नहीं पाए हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि रघु अब तुम्हें कभी भी छोड़ेगा। सुमन बेटा, मैंने रघु की आंखों में तुम्हारे लिए बेइंतहा प्यार देखा है और वो तड़प देखी है जो सिर्फ एक सच्चे दीवाने की आंखों में ही दिखती है। और फिर सुमन के मम्मी पापा ने सुमन से वादा भी लिया कि आगे से सुमन ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे उसकी जान को नुकसान पहुंचे। सुमन ने भी अपने मम्मी पापा से वादा कर लिया कि आगे से वो ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी। रात होते ही रघु सुमन को लेने उसके मायके पहुंच गया और सुमन भी बिना किसी बहस के रघु के साथ घर वापस आ गई। सुमन जब वापस घर पहुंची तो अचानक ही उसकी नजर रघु के हाथ पर पड़ी और उसने देखा कि रघु का हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। सुमन तुरंत ही रघु के पास आ गई और रघु के हाथ को देखने लगी और ये जो कुछ भी हुआ था वो सब अचानक ही हुआ था। सुमन रघु के इतने पास नहीं जाना चाहती थी, लेकिन रघु का जख्मी हाथ देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई और वो रघु के बहुत ही पास जाकर रघु के हाथ को देखने लगी। वहीं रघु भी सुमन को अपने इतने करीब पाकर प्यार भरी नजरों से उसे देखे जा रहा था। सुमन ने चिंतित होकर रघु से पूछा, तुम ठीक तो हो ना, और तुम्हारे हाथ पर यह चोट कैसे लग गई? सुमन रघु का हाथ पकड़कर उसे पूछ रही थी, लेकिन शायद रघु को सुमन से किया हुआ वादा याद था कि वो सुमन को बिना उसकी मर्जी के हाथ भी नहीं लगाएगा। शायद सुमन की इस नजदीकी ने रघु को अंदर से पूरा हिलाकर रख दिया था और फिर रघु अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रहा था। इसलिए रघु ने तुरंत ही सुमन को धक्का दिया और तेजी से अपने कमरे में चला गया। सुमन रघु की इस हरकत पर हैरान हो गई कि अचानक से रघु को हो क्या गया था, लेकिन फिर सुमन ने भी उसकी परवाह किए बगैर कंधे उचकाए और अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रघु सुमन के लिए खाना लेकर उसके कमरे में आ गया। तब सुमन ये देखकर हैरान हो गई कि रघु को हाथ में इतनी गहरी चोट लगने के बावजूद भी वो सुमन के खाने की चिंता कर रहा था। सुमन ने चुपके से रघु की तरफ देखा तो रघु भी सुमन को ही देख रहा था। सुमन ने तुरंत ही रघु के हाथ से खाने की ट्रे ले ली और खाना शुरू कर दिया। रघु सुमन के पास रखे टेबल पर ही बैठा हुआ था, लेकिन इस बार सुमन ने रघु की तरफ देखने की गलती भी नहीं की। और फिर सुमन ने अचानक ही रघु को खाना ऑफर किया, लेकिन रघु ने मना कर दिया। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था, इसलिए सुमन खुद को ये पूछने से नहीं रोक पाई कि खाना किसने बनाया है। लेकिन जब रघु ने सुमन को बताया कि यह खाना रघु ने अपने हाथों से बनाया है, तो वो एकदम से ही चौंक गई। सुमन को बहुत ही बुरा लगा जब उसे ये पता चला कि खाना बनाते समय रघु का हाथ भी जल गया था। और फिर सुमन ने तुरंत ही रघु को अपनी दवाई में से एक क्रीम निकाल कर दी ताकि वो अपने घाव पर लगा सके। रघु ने सुमन का हाथ झटक दिया और कहने लगा, हीरोइन, ये घाव तो अपन के लिए बहुत ही मामूली है। अपन ने तो ऐसे बहुत से घाव खाए हैं और अब तो अपन को ऐसे घाव खाने की आदत पड़ गई है। सुमन को समझ नहीं आ रहा था कि रघु कहना क्या चाहता था, कौन से घाव और किस तरह के घाव। सुमन खुद को रघु से सवाल पूछने से रोक नहीं पाई और उसके बाद रघु ने जो कुछ भी सुमन को बताया, सुमन के तो रोंगटे खड़े हो गए थे। रघु ने सुमन से कहा, हीरोइन, अपन ऐसे ही बदमाश गुंडा नहीं बनेला है। अपन की जिंदगी में भी ऐसा बहुत कुछ हो गया है जिस वजह से आज अपन तेरे सामने इस रूप में खड़ा है।
अपुन की माँ बेचारी बहुत ही गरीब औरत थी, लेकिन साला अपुन का वो बाप एक नंबर का अय्याश आदमी था। वो साला रोज ही चपुन की माँ को मारता था, पिटता था और खाने के लिए तो कुछ भी नहीं देता था। ये तो उसका रोज का ही काम था। वो डेली चपुन की माँ पर ये जुल्म करता था। अपुन की पैदाइश के बाद अपुन की माँ इतनी बीमार हो गई कि वो अपुन को इस दुनिया में अपुन के जालिम बाप के पास अकेला छोड़कर ही चल बसी। लेकिन वो जल्लाद इतना घटिया इंसान था कि उसने अपुन की माँ के मरते ही दूसरी शादी कर ली। अपुन की दूसरी माँ भी बहुत ही अच्छी थी। अपुन साला उसका सौतेला बेटा था, लेकिन वो अपुन को सगे बेटे के जितना ही प्यार करती थी और अपुन का बहुत ख्याल भी रखती थी। लेकिन अपुन का कमीना बाप अपुन की दूसरी माँ को भी बहुत मारता पीटता था। एक दिन अपुन के कमीने बाप ने अपुन की माँ को इतना मारा कि वो बेचारी भी इस दुनिया से चल बसी। उस दिन वो सब देखकर अपुन का खून खौल उठा और अपुन चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाया। और फिर अपुन ने खुद के ही हाथों से अपुन के बाप को खत्म कर दिया और उसके बाद ही ये राघव रघु दादा बन गया है। रघु अपनी दास्तां सुनाए जा रहा था और सुमन हैरान होकर चुपचाप अपने सामने बैठे रघु को देख रही थी, जिससे वो आज तक सबसे ज्यादा नफरत करती आई थी। लेकिन इस समय सुमन को रघु से ना तो नफरत महसूस हो रही थी और ना ही कुछ और। सुमन को तो बस अपने सामने बैठे उस मासूम रघु पर तरस आ रहा था, जो अपने बचपन से ही रिश्तों के लिए तरस रहा था। सुमन अब जान गई थी कि रघु के साथ बचपन से ही वाकई में बहुत बुरा होता आया है। एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए माँ का प्यार और बाप का साया दोनों की ही जरूरत होती है। लेकिन रघु को ना तो उसकी माँ का प्यार मिल पाया और न ही उसके बाप ने एक अच्छे पिता का फर्ज निभाया था। रघु ने तो अपना पूरा बचपन अपने बाप की हैवानियत देखी थी, जिसने रघु को भी एक आवारा बदमाश गुंडा बनने पर मजबूर कर दिया था। समय अपनी गति से चल रहा था और फिर एक दिन सुमन को यह एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितना भी अपनी किस्मत से भाग ले, लेकिन होता वही है जो किस्मत में लिखा होता है। और सुमन के साथ भी अब वही सब हो रहा था जिससे वो आज तक दूर भाग रही थी। जिस इंसान से सुमन इतनी नफरत करती थी, जिस इंसान का चेहरा भी सुमन देखना नहीं चाहती थी, जिस इंसान को देखते ही सुमन अपना रास्ता बदल लेती थी, आज पहली बार सुमन उस इंसान के लिए कुछ महसूस कर रही थी। और ये एहसास कोई आम एहसास नहीं था, बल्कि ये प्यार का एहसास था। क्योंकि रघु ने भी सुमन के प्यार में धीरे धीरे खुद को पूरी तरह से बदल दिया था। रघु ने सुमन के लिए अपने सारे बुरे काम छोड़ दिए थे और अब उसने मेहनत का रास्ता चुन लिया था। रघु ने एक छोटी सी नौकरी भी तलाश ली थी और वो पूरा मन लगाकर उसमें मेहनत करता था। रघु अब रात को 9 बजे से पहले ही घर आ जाता था और उसने शराब पीना भी छोड़ दिया था। एक दिन जब रघु घर आया तो बहुत खुश दिख रहा था। रघु ने सुमन के हाथ में कुछ पैसे रखे और कहा, देख हीरोइन, ये अब उनकी मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। बदले हुए रघु के चेहरे पर खुशी देखकर सुमन भी बहुत खुश हुई थी। उस दिन पगार मिलने की खुशी में रघु ने सुमन से कहा, चल हीरोइन, आज अपन तेरे को मस्त डिनर पर लेकर जाएंगा और तेरे को तेरी पसंद के कपड़े भी लेकर देंगा। सुमन भी खुशी खुशी रघु के साथ चली गई। पता नहीं सुमन को क्या हो गया था कि अब उसके मन में रघु के लिए नफरत नहीं थी, बल्कि अब तो वो खुद रघु से बात करना चाहती थी। शायद इसलिए क्योंकि धीरे धीरे सुमन को भी रघु से मोहब्बत होने लगी थी। रघु सुमन को एक बड़ी सी होटल में ले गया और दोनों ने वहां साथ में शानदार डिनर भी किया। वापस लौटते वक्त रघु ने सुमन को उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खिलाई और सुमन के लिए उसकी पसंद के कपड़े भी खरीद कर दिए। और फिर जब घर लौटने के लिए रघु टैक्सी लेने जा रहा था, तब सुमन ने उसे टैक्सी लेने से मना कर दिया और कहने लगी, आज हम दोनों वॉक करते हुए घर जाएंगे। तब रघु ने कहा, लेकिन हीरोइन, रास्ता बहुत ही लंबा है, तू थक जाएगी। सुमन ने कहा, नहीं थकूंगी, वैसे भी आज खाना बहुत हैवी हो गया है, चलकर जाएंगे तो हजम हो जाएगा। रघु को भी सुमन की बात माननी पड़ी। आखिर रघु सुमन के प्यार में दीवाना जो था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि अगर सुमन टैक्सी के लिए हाँ कह देती तो कुछ देर में ही वो दोनों घर पहुंच जाते। लेकिन वॉकिंग के बहाने सुमन खुद भी रघु के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी
और उसी बहाने से वो रघु से कुछ देर और बातें भी कर लेती। और फिर वॉक करते हुए ही सुमन और रघु दोनों घर वापस आ रहे थे कि तभी रघु ने अचानक सुमन का हाथ पकड़कर उसे खींच लिया। रघु के अचानक से इस तरह के खींचने पर सुमन खुद को संभाल नहीं पाई और साइड में खड़े एक ट्रक से जा टकराई। उस ट्रक में लगी हुई एक कील सुमन की पीठ में घुस गई और सुमन के मुंह से एक जोर की चीख निकल गई। सुमन ने देखा कि पीछे से एक गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी और रघु ने सुमन को उसी से बचाने के लिए खींचा था। सुमन की चीख सुनकर रघु जल्दी से उसके पास आया और तुरंत ही उसे अस्पताल ले गया। सुमन की पीठ पर एक गहरा जख्म हो गया था और बहुत खून भी बह रहा था। नर्स ने तुरंत ही सुमन के जख्म पर एक पट्टी बांध दी, लेकिन सुमन का जख्म देखकर रघु के चेहरे का तो रंग ही उड़ गया था। सुमन ने रघु से कहा, तुम इतना क्यों डर रहे हो रघु, जख्म इतना भी गहरा नहीं है। रघु ने सुमन से कहा, हीरोइन अगर आज तेरे को कुछ हो जाता तो शायद अपन भी जिंदा नहीं बचता। रघु की आंखों में एक तड़प थी और सच्चा प्यार था, जिसे देखकर सुमन ने जल्दी से अपनी नजरें फेर ली। सुमन को अब यकीन हो गया था कि रघु उससे सच में बहुत प्यार करता है। बस अब देर तो सिर्फ इस बात की थी कि सुमन भी रघु के प्यार को स्वीकार कर ले। रघु और सुमन की शादी को 5 महीने बीत चुके थे, बस अब सिर्फ 1 महीना ही बचा था। और शायद रघु को ये डर था कि 6 महीने बाद सुमन रघु को छोड़कर चली जाएगी। अगले दिन सुमन अपनी चोट पर दवा लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुमन का हाथ जख्म तक पहुंच नहीं पा रहा था। उसी वक्त रघु कमरे में आया और कहने लगा, हीरोइन अगर तू इजाजत दे तो अपन तेरे जख्म पर दवा लगा देंगे। सुमन ने चुपचाप दवा रघु की तरफ बढ़ा दी और रघु सुमन का ब्लाउज हटाकर उसके जख्म पर दवा लगाने लगा। लेकिन जैसे ही रघु ने दवा लगाने के लिए सुमन को स्पर्श किया, सुमन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। दिल तो शायद रघु का भी तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि दवा लगाते लगाते रघु ने सुमन को अपनी बाहों में ले लिया था। और फिर शायद अचानक रघु को कुछ याद आ गया और उसने जल्दी से सुमन को खुद से दूर कर दिया। शायद रघु को सुमन से किया हुआ अपना वादा याद आ गया था, लेकिन अब सुमन अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाई और तड़पकर रघु के सीने से लिपट गई। सुमन ने कहा, रघु, मैं तुम्हें अपने वादे से आजाद करती हूँ। अब मुझे तुम्हारे प्यार पर यकीन हो गया है। मुझे अपनी बाहों में भर लो रघु, और अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। ये सुनते ही रघु ने सुमन को कसकर गले तो लगा लिया, लेकिन रघु को शायद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब सुमन कह रही है। इसलिए रघु ने अपने दिल की तसल्ली के लिए फिर से सुमन से पूछा, ए हीरोइन, तूने सच में ही चपुन को दिल से स्वीकार कर लिया है क्या? सुमन ने कहा, हाँ रघु, मैंने तुम्हें पूरे दिल से स्वीकार कर लिया है। रघु ने एक बार फिर से मुस्कुराते हुए सुमन को अपनी बाहों में समेट लिया और आज रघु के चेहरे पर अपने प्यार को पाने की सच्ची खुशी साफ झलक रही थी। शादी के 6 महीने बाद आज रघु और सुमन की सुहागरात थी और आज रघु का प्यार पाकर सुमन बहुत ही खुश थी। सुमन को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसे रघु जैसा प्यार करने वाला पति मिला था। सुहागरात वाली रात को जब रघु ने सुमन को अपनी बाहों में लिया, तब सुमन ने रघु से कहा, रघु, अगर मैं सच में तुम्हें छोड़कर चली जाती तो तुम क्या करते? ये सुनते ही रघु को फिर से अपनी बदकिस्मती से डर लगने लगा और उसने सुमन से कहा, सुन हीरोइन, आज अपन तेरे को एक और बात बताता है। क्या तेरे को पता है कि अपन के पास मरने के लिए हजारों कारण हैं, लेकिन जीने के लिए सिर्फ एक ही वजह है। अपन को बचपन से कभी भी वो प्यार मिला ही नहीं जो हर बच्चे को मिलता है। अपन ने साला इतने बुरे काम किए हैं कि पता नहीं किसकी बददुआ अपन की जान ले ले। ऐसी तो हजारों वजह हैं जिस वजह से अपन को मौत आ सकती है, लेकिन अपन के पास जीने की सिर्फ एक ही वजह है और वो वजह सिर्फ तू है हीरोइन। अपन तो अब तेरे बगैर जीने का कभी सोच भी नहीं सकता है। अगर तू अपन को छोड़कर चली गई होती ना, तो अपन साला आखा जिंदगी यही गाता रहता। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है।
सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है, हाथों में दर्द हुआ पर चलता है। सुमन ने कहा। फिर रघु ने कहा, फिर क्या? शायद अपन भी अपन की माँ की तरह ही हमेशा के लिए खल्लास। इससे पहले कि रघु आगे कुछ भी और कहता, सुमन ने रघु के मुंह पर हाथ रख दिया और फिर कहने लगी, बस इससे आगे एक भी शब्द और मत बोलना रघु, क्योंकि अब तुम्हारी जिंदगी पर सिर्फ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी हक है, और तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मेरे हिस्से की जिंदगी मुझसे छीन लो। इतना कहकर सुमन रघु के सीने से लग गई और रघु ने भी कभी ना छोड़ने के इरादे से सुमन को अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर बाद रघु सुमन को अपनी बाहों में भरकर सो गया और सुमन बहुत देर तक रघु के चेहरे को देखती रही और सोचती रही कि आज रघु के चेहरे पर कितनी खुशी है। अपने प्यार को, अपनी हीरोइन को पालने की खुशी, अपनी जीवन संगिनी को अपनी बाहों में सुलाने की खुशी। सुमन ने भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और रघु के सीने से लगकर सो गई। सच ही कहा है किसी ने कि इंसान कभी भी पैदाइशी चोर डाकू या गुंडा नहीं होता, उसे चोर डाकू या गुंडा बनाते हैं उसके हालात। अगर ऐसे में उन्हें थोड़े से प्यार का सहारा मिल जाए तो वो भी सुधर सकते हैं और एक आम इंसान की जिंदगी जी सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सुमन के प्यार ने रघु को सुधार लिया था। जय श्री राम। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में जय श्री राम या राधे राधे जरूर लिखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको हमारी कहानी का अपडेट सबसे पहले मिलता रहे। कहानी को अंत तक पढ़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।